नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात देवास की करते हैं, जहां गंगानगर गौशाला में आग लग गई है। गायों को सुरक्षित निकाला गया है बाहर, तो भूसे के बड़े ढेर में यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने की यहाँ कोशिश की जा रही है, काबू करने की। तस्वीर आप देखिए, हालांकि कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं चल पाया। मोनिश वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मोनिश, आग लगी है, फिलहाल खबर ये मिल रही कोई जनहानि नहीं हुई है, गायों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अभी। यहाँ पर एक निजी गौशाला के अंदर आगजनी की घटना सामने आई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि भूसा और कंडे का ढेर बना हुआ था, उसमें आग की लपटों को देखा जा रहा है। गायों को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। अभी तक कोई जनहानि यहाँ पर तो नहीं हुई है, लेकिन जो ये निजी गौशाला है इसमें भारी नुकसान देखा जा रहा है। जी मोनिश, किन कारणों से आग लगी, क्या आग पर काबू पाया गया? जी बिल्कुल, आग पर लगातार नगर निगम का दमकल यहाँ मौजूद है और फायर ब्रिगेड से इन आग पर काबू पाया गया है। पानी का प्रेशर लगातार जारी है और यहाँ पर जो मौजूद अड़ोसी पड़ोसी हैं उन लोगों को भी यहाँ से सुरक्षित निकाला गया है, जिससे कि आग बढ़े ना। यहाँ पर कुछ एसिड और ये भी पाया गया था, उसके चलते एसिड और भूसा या जो भी यहाँ पर खाद वगैरह रखी हुई थी, उसमें वो एसिड की वजह से आग बढ़ी है। ये नजर बनाए रखिएगा मोनिश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के पहले आज प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन प्रभारी सुहास भगत की मौजूदगी में हुई इस बैठक में उपचुनाव वाली सीटों के जिला बीजेपी अध्यक्ष, समन्वयक और चुनाव प्रभारी शामिल हुए हैं। बैठक में सभी से उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया है। साथ ही नतीजों के बाद बनने वाली संभावित स्थिति को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने दावा किया कि उपचुनाव में बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल तक मजबूती से डटकर काम किया और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर बीजेपी सभी 28 सीटें जीत रही है। वहीं मतगणना को लेकर कांग्रेस की विभिन्न मांगों और प्रशासन तंत्र के दुरुपयोग के आरोप पर भी BD शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जब हारती है तो इसी तरह के बहाने खोजती है। वहीं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गौरीशंकर शेजवार को नोटिस दिए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम करता है तो बीजेपी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज सभी लोगों से फीडबैक के आधार पर कि ये जो 2800 विधानसभाओं का जो उपचुनाव था, इस चुनाव में संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर जो बेहतर काम किया है और उभर करके आ रहा है, उसका परिणाम ये है कि आगामी आने वाले 10 तारीख को जो परिणाम होंगे, भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें विधानसभा की जीतेगी। कांग्रेस हमेशा से चुनाव जब हारती है तो डूबते हुए जो लोग हैं वो कोई न कोई बहाना किसके सर पर ठीकरा फोड़ा जाए, तो वो EVM पर, प्रशासन पर, इन सारी चीजों पर भी ये उनकी हार इस बात से तय होता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बीजेपी विधायकों को फोन करने का आरोप लगाया है। तो उन्होंने कांग्रेस पर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये काम करे तो मैनेजमेंट, और जब कोई अपने मन से बीजेपी में आ जाए तो खरीद फरोख्त। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कितनी ही कोशिश कर ले, कितने ही फोन लगा ले, बीजेपी के विधायक टस से मस नहीं होंगे। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है श्री कमलनाथ जी ने की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी लेके आए हैं तो कमलनाथ लेके आए हैं।
लेकिन बाहरी कांग्रेस वो करे तो मैनेजमेंट, और हमारे पास कोई मन से आ जाए तो वो खरीद फरोख्त। कितनी कोशिश करने कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने ही फोन लगा ले, विधायकों को फोन कर रहे हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक टस से मस नहीं होने वाला। अब कमलनाथ जी ने तो 40 साल में मध्य प्रदेश की तो मदद ही की है, मैं तो इसका आई विटनेस हूँ। तो कमलनाथ जी ने तो मदद ही की है, और अगर शिवराज जी ऐसी टिप्पणी कमलनाथ जी के बारे में कर रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूँ, मुझे अफसोस है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, साथ ही अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। कमलनाथ ने कहा है कि 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग के दौरान सुमावली, मुरैना और मेहगांव समेत कई जगहों पर फायरिंग और बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई है, जिनके सबूत और प्रमाण होने के बावजूद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग नहीं करवाई। कमलनाथ ने पुलिस और प्रशासन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी ये सोचते हैं कि राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, ऐसे अधिकारी सावधान हो जाएं। 3 नवंबर को उपचुनाव में सुमावली, मुरैना और मेहगांव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ, और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई, अधिकारियों ने इनको संरक्षण दिया। मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आज सोचते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, वे सावधान रहे, क्योंकि आज इस सब चीजों का प्रमाण मौजूद है और 10 तारीख के बाद ये प्रमाण सामने लाया जाएगा। और कांग्रेस के दिग्गज और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस को कम से कम 20 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं और बड़ी जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि वो प्लान ए या प्लान बी पर भरोसा नहीं करते, उन्हें यकीन है कि प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ सरकार बनेगी। विवेक तनखा ने कमलनाथ पर दिए सीएम शिवराज सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्था में गंदगी फैलाते हैं उन्हें बीमार ही कहा जा सकता है, लिहाजा बीजेपी खुद एक बीमार पार्टी है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए खरीद फरोख्त करने वालों को जनता सम्मान नहीं देगी। तनखा ने सीएम शिवराज के बयान पर अफसोस जताकर कहा कि कमलनाथ ने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति की है। कांग्रेस बहुत अच्छे से ये चुनाव जीत रही है। लोगों ने मन तो बहुत पहले ही बना लिया था, खाली मतदान अभी हुआ था। प्लान ए, मैं तो एक ही प्लान जानता हूं कि कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बननी चाहिए। देवालपुर के कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने दावा किया है कि उपचुनाव में कांग्रेस 22 सीटें जीतेंगी। उन्होंने बीजेपी पर तोड़फोड़ करने का आरोप भी लगाया। साथ ही यह भी दावा किया कि बीजेपी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने 11 नवंबर को भोपाल में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लेकिन अब कांग्रेस का कोई भी विधायक झांसे में आने वाला नहीं है। एक रूटीन बैठक है, विधायक दल की मीटिंग होती रहती है और रिजल्ट जो 10 तारीख को आना है, जनता का फैसला आएगा। और पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस सरकार की बनने जा रही है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि भाजपा का आरोप है कि वो डर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि डर वो रहे हैं वो लोग, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हमारे विधायकों के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, उनके काम धंधे को प्रभावित कर रहे हैं। डिंडोरी विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम पर सरकार जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। सरकारी जमीन पर राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण की जानकारी लगते ही मौके का मुआयना किया और निर्माण कार्य को बंद करा दिया। ओमकार मरकाम जी के द्वारा सरकारी जमीन पर, जो कि मां नर्मदा के तट पर है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में इन 15 महीनों में जिस प्रकार से जमीनों जितनी सरकारी जमीन थी उनमें अतिक्रमण करने का कार्य किया है। देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है और बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हैं जो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। श्री ओमकार सिंह
के नाम पे दर्ज रिकॉर्ड है, इसी से लगा हुआ हमारा जो सरकारी नंबर है 93, उसका कुछ रकबा प्रभावित हो रहा है और मौके से जाके उसको काम रुकवा दिया। बालाघाट में शुक्रवार को हुई नक्सल मुठभेड़ को लेकर आज पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी जीपी सिंह ने यह बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए बालाघाट के मालखेड़ी में नक्सलियों के आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस पार्टी एक और दो तो यहां 2 टीमें बनाई गई। उन्होंने ऑपरेशन चलाया। जिस जगह नक्सली रुके थे पुलिस ने उस जगह को घेर कर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस दौरान रात का फायदा उठाकर नक्सली जंगल में भाग गए। मुठभेड़ के दौरान 3 लाख की इनामी एक महिला नक्सली की लाश मिली है। एडीजी ने बताया कि नक्सली गांव में राशन लेने आए थे। करीब 10 से 12 नक्सली थे। में फिर एक डेड बॉडी मिलती है महिला नक्सली की जो यूनिफॉर्म में थी और उसके पास में एक 12 बोर बंदूक एक सिंगल बैरल वाली वो मिली। इसके अलावा घटनास्थल पे कुछ जूते, ये सामान लेने आए थे मालखेड़ी गांव से, तो कुछ राशन ईटेबल्स वगैरह वो वहाँ पे बिखरे मिले। इस प्रकार से 3 लाख रुपए के नक्सली को, जो इनामी नक्सली था, उसको धराशायी करने पे मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जबलपुर में कांग्रेस नेता गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर के घर पुलिस की छापेमारी में 41 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। 7.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता के घर में अवैध हथियारों का जखीरा भी मिला है। इसमें देसी और विदेशी बंदूक, पिस्टल, राइफल, रिवॉल्वर सहित 18 गन, 1478 कारतूस, 19 मैगजीन और बड़ी संख्या में धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, घर से वन्य प्राणियों के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। पुलिस कांग्रेस नेता राजकुमार उर्फ नाटी बाबू सोनकर, गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर और सोनू उर्फ महेंद्र सोनकर को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। दरअसल पुलिस को लंबे समय से जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र के भान तलैया इलाके में जुआ फौड़ चलने की सूचना मिल रही थी। राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर, इसमें गज्जू और गजेंद्र सोनकर एवं सोनू उर्फ महेंद्र सोनकर की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें 2 एफआईआर जो है, एक जुआ एक्ट के तहत व सेकंड एफआईआर आर्म्स एक्ट के तहत की गई है। उज्जैन में एसिड अटैक की शिकार महिला ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर में बदलाव करते हुए आरोपी सहित एसिड विक्रेता पर हत्या की धारा लगाई है। आपको बता दें कि 4 नवंबर को पीड़ित महिला पर एसिड अटैक हुआ था। पीड़ित के साथ लिव इन में रह रहे मुकेश शर्मा नाम के शख्स पर एसिड फेंकने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दोनों लिव इन में रह रहे थे और दोनों लंबे समय से उनके बीच विवाद भी चल रहा था और इसी विवाद में महिला पर एसिड फेंका गया। दो दिन पहले तेजंकर हॉस्पिटल में एक महिला नर्स थी जो कि आरोपी जो है इस घटना का, उसके साथ 13 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। कुछ टाइम से इनका विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते आरोपी ने उस पर एसिड फेंक दिया था। आज ये सूचना मिली है हॉस्पिटल से कि एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। हमने इसमें डाइंग डिक्लेरेशन, जो मृत्यु पूर्व बयान लिए जाते हैं, नायब तहसीलदार ने इसमें बयान लिए हैं और हमने इसमें धारा 302 दर्ज की है अभी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 तलाक पर कानून बनने के बाद सागर में फोन पर 3 तलाक का मामला सामने आया। दरअसल सागर जिले के खुरई में सुभाष वार्ड में अपने मायके में रह रही महिला के पति ने 24 अक्टूबर को दूसरा निकाह कर लिया और उसे फोन लगाकर 3 तलाक कहकर रिश्ता खत्म कर दिया, जिसके बाद महिला और उसके परिजन आहत हुए और न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे। महिला ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने दहेज एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी शादी बेगमगंज में हुई थी 7/4 सन 2018 में और मेरे ससुराल वाले को दिनवासी परेशान करने लगे थे दहेज के लिए और मेरी नन पड़ोस में रहती है, वो भी परेशान करती थी। उन लोगों को
बुला के गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, परेशान करते थे मेरे। कई बार फोन पे हम लोगों से भी बोला कि दहेज के लिए ये लोग बहुत परेशान करते हैं। हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर भी उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की। मुझे मालूम चला कि इन्होंने शादी कर ली है, और इसके बाद जब फ़ोन पे जब हम लोगों ने बात की तो छोटी बहन से बात करने के बाद उसने 3 तलाक का बोल के और सब खत्म कर दिया कि अब कुछ नहीं रह गया है, मैंने दूसरी शादी कर ली है तो अपना देखो। हमने उसके संबंधित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया है फिलहाल 498 के तहत, और उसमें जो भी तथ्य आएंगे तो उस आधार पे हम उसमें धारा इजाफा करेंगे। मामला विवेचना में है। इधर गुना के बमोरी में उकावत खुर्द गांव में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां मामूली विवाद में विजय सहरिया नामक युवक पर राधेश्याम लोधा ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में सहरिया समुदाय के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने 307 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन निर्ममतापूर्वक व्यक्ति पर केरोसिन डालकर आग लगाकर मानवता को तार-तार करना एक बड़ा अपराध यहां देखा गया। जिला अस्पताल लाए जाने तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मृतक का पीएम कराया जा रहा है और आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और उसमें विभिन्न जो लीगल पहलू है उस पर जांच की जा रही है। और सिंगरौली में मांगलिक कार्य से लौटने के दौरान मिनी ट्रक में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 22 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। मृतकों में मां बेटे समेत 5 लोग शामिल हैं। इंदौर में त्योहारी सीजन के बीच कोरोना को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। दरअसल कुछ दिन की राहत के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। शुक्रवार रात को कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हो गई और इसी के साथ इंदौर में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 690 हो गया है। वहीं कोरोना के 81 नए मरीज भी मिले हैं। शुक्रवार की रात को 2592 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें से 2492 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सबसे अच्छी बात यह रही कि जिले में अभी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2000 से नीचे आ गई है। और कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर में थम चुकी विकास कार्यों की गति एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है और इसी कड़ी में इंदौर में रुके बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल के काम को भी जल्द गति मिलने वाली है। मेट्रो का काम शुरू करने को लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने मेट्रो निर्माण एजेंसी के साथ साथ मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद शहर में फिर से मेट्रो कार्य में रफ्तार आएगी। मेट्रो का काम जो है वो लॉकडाउन के बाद से शुरू अभी नहीं हो पाया है। जो उनके ड्राइंग और डिजाइन हैं वो सभी चीज़ें इन प्लेस हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने जो कमिट किया है कि दिवाली की वजह से उनका काम थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन वो लोग दिवाली के बाद से अपना काम शुरू करने की तैयारी में है और उन्होंने अपने रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करने शुरू कर दिए हैं। और 5 सालों के बाद भी इंदौर नगर निगम सीमा से जुड़े सभी 29 गांवों तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अमृत योजना के तहत इंदौर के बाहरी इलाकों तक पहुंचाई जा रही नर्मदा लाइन के लिए अब तक पूरा फंड नहीं मिल पाया है। दरअसल इंदौर नगर पालिका निगम के साल 2014 में निगम में शामिल किए गए 29 गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए 2300 करोड़ रुपए की योजना तैयार थी और इस योजना को नर्मदा के चौथे चरण की तरफ भी देखा जा रहा था, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए अब तक केवल 600 करोड़ रुपए ही मिले हैं। लिहाजा 29 गांवों में से केवल 14 गांवों तक ही नर्मदा का पानी पहुंच पाएगा। और दीपावली पर इन दिनों भोपाल के मार्केट में पटाखा चॉकलेट की बिक्री हो रही है और ये बम पूरी तरह से हाइजेनिक है और इन चॉकलेट की सूरत अनार, चक्री और सुतली बम जैसी दिखेगी, वही रॉकेट भी चॉकलेट की शक्ल में मौजूद हैं। IBC 24 की संवाददाता आकांक्षा शर्मा ने जायजा लिया। इस दिवाली पटाखे जलाइए नहीं बल्कि खाइए। आप थोड़ा सा हैरान हो गए होंगे कि आखिर पटाखों को कैसे खा सकते हैं, लेकिन जो पटाखे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इस तरीके के जो पटाखे हैं ना, उन्हें आप आसानी से खा सकते हैं। आज हम एक ऐसी जगह आ पहुंचे हैं जहां पर
इस तरीके के पटाखों को खाने लायक बनाया जाता है। यानी मनीषा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैं पहली बार दिवाली पे देख रही हूँ कि लोग इस बार पटाखे जलाने की बजाय फोड़ना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये आइडिया कैसे आया और कैसे लगा कि आपको दिवाली को इस बार, इस कोरोना काल की दिवाली को कुछ डिफरेंट बनाया जाए? एक्चुअली सब लोग पटाखे जलाते हैं, उससे बहुत प्रदूषण फैलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कुछ एडिबल रूप में कुछ ऐसा किया जैसे प्रदूषण न हो और बच्चे आसानी से खा भी पाएँ। तो और ये जो पटाखों का होता है, माँ लक्ष्मी जी का इसमें शगुन होता है एक तरह का, तो ये अपन भोग के रूप में लगा भी सकते हैं, माता जी को भोग भी लग सकता है इसका, और बच्चे खुशी खुशी खा भी सकते हैं और प्रदूषण भी नहीं होगा इससे। कैसे इसको आइडिया है? कब से ये चॉकलेट्स बनाने का काम कब से कर रही हैं? क्योंकि हम जनरली मार्केट्स भी जाते हैं तो हमें इस तरीके की चॉकलेट्स, शेप वाली चॉकलेट्स नहीं मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो हार्ट शेप और बहुत मतलब कॉमन शेप्स की चॉकलेट्स मिलती है। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? मैं कम से कम 5 ईयर्स से ये काम कर रही हूँ। देन उसके बाद मेरे को मोल्ड मार्केट में मिले तो मैंने कहा कि यार इस शेप की चॉकलेट बनानी चाहिए, और जब मैंने बनाई और इसका प्रमोशन किया ऑनलाइन पे, तो सोशल मीडिया पे प्रमोशन में काफ़ी इसकी डिमांड आई, काफ़ी ऑर्डर्स आए, तो और काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स में चॉकलेट्स बना रही हूँ। चॉकलेट से हर बच्चे का, हर लड़की का तो ऑलमोस्ट अलग ही टाइप का प्यार होता है, तो मेरे को तो मतलब हर चीज़ में जो मम्मी बोलती है हाँ मम्मी मैं अभी करके देती हूँ आपको, बस ऐसा रहता है, फिर इंटरेस्ट बहुत है। तो आप बहुत देख सकते हैं कि चॉकलेट्स हैं, ज़रूर आप चॉकलेट्स खाते होंगे अपने घरों में, लेकिन इस बार की ये जो चॉकलेट्स है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पटाखे खाने में, पटाखे जलाने में जितना मज़ा आता है, पटाखे खाने में भी इस बार लोगों को उतना मज़ा आएगा। तो हम लगातार IBC 24 लोगों से यही अपील कर रहा है कि इस बार दिवाली मनाइए, सेफ तरीके से मनाइए, पटाखे ना जलाकर बल्कि पटाखे खाइए। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।